नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी होगी। वहीं पर पंजाब में होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के ताजपोशी वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान ने लंबे वक्त तक चले विवाद के बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इसका विरोध करते रहे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और संगत सिंह गिलजिया ने मोहाली के सिसवा स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर उनसे मुलाकात करी है। दोनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू का साइन किया गया इनविटेशन लेटर यहां पर दिया है और उसके बाद में उनकी ओर से यह भी दावा किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरोसा दिलाया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैप्टन के न्योता स्वीकार करने के बाद में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अब सीएम और सिद्धू के बीच में तल्खियां जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तो आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर आज जो नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। ये बात वहां पर कही जा रही है। आपको बता दें कि जैसा पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि दोनों के बीच में अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो अंतर्कलह की खबरें जो हैं वो खत्म होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नवजोत सिंह सिद्धू के ताजपोशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद से ही लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपस में जो तल्खी चल रही थी, जो गुस्सा था, वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गगन बाटला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन जी, जिस तरीके से ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कह सकते हैं कि वाकई काफ़ी दिनों बाद सही, लेकिन अब जब वो ताजपोशी यहाँ पर होगी, उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो इस पे सीएम के शामिल होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं या कह सकते हैं कि वाकई सिर्फ इस कार्यक्रम में ही शामिल हो रहे हैं, दिल से अभी भी उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई? बिल्कुल प्रीति, ये देखना होगा जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने आज सभी एमएलए और जितने भी सांसद हैं पंजाब के, उनको टी पार्टी रखी है। 10 बजे का टाइम था। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम हाउस से निकलकर सीधा पंजाब भवन जा रहे हैं। पंजाब भवन में जाकर सभी के साथ चाय पियेंगे। चाय के बाद जो 11 बजे का टाइम है नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी का, इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या ये हाईकमांड की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं या फिर अभी यहाँ पे दिल मिलने बाकी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक शर्त रखी थी कि जितनी देर नवजोत सिंह सिद्धू जन तक उनसे माफी नहीं मांगते उतनी देर वो नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं मिलेंगे। लेकिन आज देखा जाए तो 11 बजे की नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी है और ताजपोशी से पहले 10 बजे कांग्रेस पंजाब भवन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी एमएलए के साथ और सभी सांसद के साथ एक टी पार्टी रखी है और वहां बातचीत भी होगी। और देखना होगा कि ये हाईकमांड की वजह से दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं या दिल मिलने की या वहां पे संभावना भी है। तो जिस तरीके से आपने बताया गगन जी की टी पार्टी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाकई ही जो दूरियां हैं इन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए आलाकमान भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर दोनों दिग्गज नेता जो है वो एक साथ जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों नेताओं में नाराजगी है, लेकिन इनकी नाराजगी का खामियां वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार और कहीं ना कहीं सीधा आलाकमान को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो जितने भी इनकी नाराजगी हैं उनका खामियाजा आला कमान और पंजाब के जितने भी लोकल लीडरशिप है उनको भुगतना तो पड़ेगा ही। और देखना होगा कि अभी आज के बाद आगे जाके क्या रिजल्ट होते हैं। जैसे आज एक टी पार्टी रखी गई है, उसमें क्या चर्चाएं होती हैं और क्या आगे की रणनीति बनाते हैं। और देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का आगे जाके रोल क्या होता है, नवजोत सिंह सिद्धू क्या चेंज लाते हैं पंजाब में, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी जो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की 11 बजे ताजपोशी होगी
उससे पहले जो बयानबाजी भी आ रही है, जो एमएलए थे, जो जितने भी मंत्री थे, उनकी बयानबाजी है कि ये दोनों हमारे लीडर हैं और दोनों के साथ मिलके ही 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी पंजाब में। और जितने भी पहले विरोध कर रहे थे, या नवजोत सिंह सिद्धू का या कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उनके भी जो तेवर है वो नरम होते दिख रहे हैं। चलिए गगन जी, आप इस ताजपोशी पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया अब श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए उतरेगी। साथ ही तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पहले भारतीय कोच राहुल द्रविड़ के सामने दुविधा होगी कि वो इस मैच में प्रयोग करें या फिर क्लीन स्वीप के लिए विजयी संयोजन को बरकरार रखे। शुक्रवार को कोलंबो में ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगा। इससे पहले शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में 3 विकेट से जीत यहां पर हासिल करी थी। आपको बता दें, दीपक चाहर ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब देखना यह है कि भारत पारी की शुरुआत के लिए शिखर धवन के साथ में पृथ्वी शॉ को ही उतारता है या फिर देवदत्त या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर मौका दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि शो में पहले 2 मैच में 43 और 13 रन यहां पर बनाए हैं। आपको ये भी बता दें, फिर मौका अगर मिलता है यहां पर शो को, तो अपनी पूरी कोशिश उनकी रहेगी कि अच्छी शुरुआत के साथ में बड़ी पारी खेलने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, 3 सीरीज थी यहाँ पर, जिसमें 2 मैच जो है वो टीम इंडिया जीत चुकी है और अब एक मैच होने वाला है। कह सकते हैं कि वाकई ही 2 मैचों में जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही है, तो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप के इरादे से यहाँ पर उतरती हुई नजर आएगी टीम इंडिया। देखिए, भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और वो टीम जो लोअर माने जाते हैं श्रीलंका ने, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट किए थे, वो टीम श्रीलंका के लिए मुसीबत बनी हुई है। 3 मैच की सीरीज थी, 2 मैच जीत चुकी है, तीसरा मैच है। देखिए, सबसे बड़ी बात, कोच राहुल द्रविड़ की बात करूंगा मैं, जिन्होंने पिछले मैच में वो कितने भावुक थे, क्योंकि वो मैच जीतना जरूरी था। 4-5 तक प्लेयर आउट हो चुके थे। दीपक चहर की मैं बात करूंगा, जो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन भी बन चुके हैं वो, जो उन्होंने 60 रन की 60 या 70 रन की पारी खेल के टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो देखने वाली बात यह है कि तीसरा मैच आज है, आज शुरू हो जाए। अगर टॉस पे डिपेंड करेंगे तो टॉस कोई मायने नहीं रख रही, क्योंकि पिछले मैच में, दोनों मैचों में भारत सेकंड बाजी ओपनिंग करने के लिए आता है, श्रीलंका फर्स्ट ओपनिंग करती है, तो उसको मायने नहीं रखती। लेकिन टीम का मनोबल जो 2 मैच जीत के बना हुआ है, वो मनोबल सक्षम रहेगा शुरू से लेके एंड तक। 10वें-11वें नंबर के प्लेयर तक मैं मानता हूँ भारत की बैटिंग है, और साबित किया दीपक चहर ने। और शुरू में बात करें तो कप्तान शिखर धवन और श्रेयस अय्यर और ये वगैरह खेल के जो शुरू के ओपनिंग स्कोर बना रहे हैं, उसके लिए भारत बहुत सक्षम है और शायद रन बना लेगी। आज का मैच, तीनों मैच अपने नाम कर लेगी। जी राजेश सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही क्लीन स्वीप के इरादे से यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। 2 बार यहाँ पर टॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका की ओर से टॉस जीता गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दोनों ही मैच में वो हार गए हैं। इस बार क्या टॉस होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ कर रही है, उसकी बदौलत जीत रही है, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई सामने वाली टीम जो है वो इतनी कमजोर है या उसे इस बात का इतना अनुभव नहीं है, ये फायदा भी यहाँ पर टीम इंडिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मनोबल नहीं, सक्षम टीम है श्रीलंका, लेकिन वो भारत में बॉलर के सामने टिक नहीं पा रहे। आप दीपक चहर की बात कर लीजिए, भुवनेश्वर कुमार, ये जो स्पेल शुरू में डालते हैं वो शुरू में विकेट चटका लेते हैं। स्पिन की बात करें तो स्पिन में कुलदीप यादव चल रहे हैं, उसके अलावा जैसे तीसरे या चौथे नंबर पे हार्दिक पांड्या है, वो बॉल करवा लेते हैं। तो रूटीन से जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक जो भारत को चाहिए जीतने के लिए, सक्षम टीम को चाहिए, वो भारतीय टीम के पास है।
बैटिंग में आराम से पृथ्वी शॉ से लेकर नीचे तक बैटिंग है। शुरू में ओपनिंग अच्छी शिखर धवन द्वारा मिल जाती है। बॉलिंग में अगर चल भी नहीं पाता दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, तो वो ऐसे प्लेयर हैं जो 7 या 8 नंबर पे रुके उन्होंने साबित किया है। पिछले मैच में श्रीलंका के नाक में दम कर दिया था पूरा। दीपक चहर को आउट करने के लिए श्रीलंका बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और दीपक चहर ने आराम से रन बनाए। तो उसके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी बैटिंग करी थी। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों श्रीलंका से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है जहां तक आज तीसरा मैच अपन इंडिया जीतेगी और शायद इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। चलिए राजेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से 3 मैचों की सीरीज है, 2 मैच यहाँ पर पहले ही टीम इंडिया जीत चुकी है, कह सकते हैं कि आज का जो आखिरी मैच है यहाँ पर क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया? और जिस तरह की स्ट्रेंथ है टीम के अंदर, बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और जिस फ्लो के साथ खेल रहे हैं, और खास तौर से एक क्राइसिस सिचुएशन से उभर करके जो पिछला मैच भारत जीता है, तो भारत कोशिश करेगा कि एक डिटरमिन्ड, एक प्रॉपर तरीके से अपने टैलेंट का डिस्प्ले करते हुए एक शानदार जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप करे इस सीरीज में। और काफी सक्षम है, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग भारतीय खिलाड़ियों को मिलती है, जितना एक्सपोजर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलता है, रणजी ट्रॉफी लेवल हो या फिर ऊपर के जो T20 डोमेस्टिक खेला जाता है या फिर IPL है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग है। श्रीलंका यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेकर के फिर बहुत ही कम एक्सपोजर मिला है उनको इंटरनेशनल क्रिकेट पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के सामने श्रीलंका कहीं नहीं टिकने वाली है। अमूमन ये देखने को मिलता है, जो भी टीम टॉस जीतती है यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि वाकई जिस टीम की ओर से टॉस यहाँ पर जीता गया है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ पर जीतती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही बार उल्टे रिजल्ट दिखाई दिए हैं। दोनों बार यहाँ पर श्रीलंका की ओर से टॉस जीता गया है और दोनों बार ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया और दोनों बार यहाँ पर हार मिली। आपकी ऑब्जर्वेशन स्पॉट ऑन है। खासतौर से दुनिया के दूसरे किसी भी कोने में जब वनडे इंटरनेशनल खेला जाता है और डे नाइट का मैच होता है, तो ऐसे फोकस किया जाता है कि टॉस जीत करके बाद में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि कंडीशंस वहाँ की सपोर्ट करती है, तो थोड़ा सा ड्यू आ जाता है और बैटिंग आसान हो जाती है अंडर लाइट्स। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है श्रीलंका के अंदर। हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है कि श्रीलंका में जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेता है, क्योंकि बैटिंग आसान होती है पहले और थोड़े से इनके विकेट स्लो होते हैं, तो बहुत ज्यादा स्किड करने लग जाता है। इस सेकंड इनिंग्स के अंदर बैटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि श्रीलंका की कंडीशंस बाकी देश की जो डे नाइट वनडे क्रिकेट खेला जाता है उससे डिफरेंट है, और श्रीलंका को एडवांटेज था पहले 2 मैचेस के अंदर, लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और इंडिया यदि टॉस जीता तो वो भी बल्लेबाजी करेंगे। चलिए देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत आज यानी कि शुक्रवार से हो चुकी है। भारत की तरफ से पहला मुकाबला तीरंदाजी का होगा, जिसमें दीपिका कुमारी रैंकिंग ग्राउंड में निशाना लगा रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आज शाम को 4:30 बजे के करीब में टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इसमें भारत के 18 ही खिलाड़ी शामिल होंगे। वहीं पर दीपिका कुमारी को टारगेट 47 यहाँ पर मिला है। उनकी प्रतिस्पर्धी कैंग चेयंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से हैं। माना जा रहा है कि ये अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीत सकती है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि भारत के 119 एथलीट अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है, जिसमें 67 पुरुष और 92 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। आपको ये भी बता दें कि 228 सदस्य हैं, जिनमें अधिकारी, कोच, सहयोगी स्टाफ और साथ ही वैकल्पिक खिलाड़ी भी शामिल है। भारत कुल 85 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल एक्सपर्ट देवेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जिस तरीके से कह सकते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत आज से होने वाली है, लगभग 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें भारत के 18 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई काफ़ी उत्साह के साथ इसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। हमेशा से देखा जाता है तो ओलंपिक्स के अंदर जो जापान है वो अपनी कल्चर को प्रोड्यूस करेगा, किस तरह की कल्चरल एस्पेक्ट है, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है किसी भी देश के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने जो कस्टम्स और अपने जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको डिस्प्ले करने का। उसके साथ साथ जब
205 देशों के एथलीट्स जब एक ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं तो एक अलग तरह का एक प्रेजेंस होता है, एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जो कि वर्ल्ड भर के जो एथलीट्स है वो सोचते हैं कि एक दिन वो अपने देश का तिरंगा, अपने देश का झंडा लेकर के वो ओलंपिक्स में लीड करेंगे। तो एक इंस्पिरेशनल मोमेंट होगा और बहुत ही उत्साहित होंगे भारतीय खास तौर से, क्योंकि काफी इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें भारत पदक जीत सकता है। शूटिंग हो गया या फिर बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग, और उसके साथ साथ बैडमिंटन और आर्चरी में दीपिका काफी अच्छी प्लेयर हैं। यदि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को सस्टेन करती हैं इस बिग इन्वायरमेंट में और खास तौर से स्पेक्टेटर्स नहीं होंगी तो भारतीय खिलाड़ियों पर काफी नजर रहेगी और एक्साइटमेंट हमेशा से रहता है। ओलंपिक का जलवायु ऐसा है कि प्योर स्पिरिट ऑफ द गेम है, उसका डिस्प्ले होता है और अलग अलग देशों के एथलीट्स, अलग अलग तरह की कल्चर और उसका यहाँ पर भरपूर प्रदर्शन होगा। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड है इस ओपनिंग सेरेमनी को लेकर के। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना का पूरी दुनिया पर इस बार साया दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओलंपिक में भी इसकी झलक दिखाई दे सकती है। इसी वजह से यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें कम खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, काफी देशों के खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए कंटिजेंट को थोड़ा सा कम किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जब स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में नहीं होंगे तो देखिए कोई भी स्पोर्ट्स हो, बोले क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर ओलंपिक्स हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स है जो व्यूवर्स होते हैं, जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी रहती है, वही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिसके कारण अपन को एक अलग तरह का एम्बियंस मिलता है जब अपन यहाँ से देखते हैं मैचेस को या सुनते हैं रेडियो के ऊपर। तो वो जरूर मिस होगा। और आपने देखा होगा कि कितने भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट हो, यदि दर्शक नहीं होते हैं तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है। दर्शक एक बहुत बड़ा पार्ट है। जो लोग नहीं मानते थे कि सिर्फ एथलीट्स ही सबसे सुप्रीम होते हैं, तो जो अपन ने देखा है 2 साल के अंदर वो ये बताता है कि यदि स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, दर्शक नहीं होंगे तो जो खेल का जो रोमांच है वो उतना ज्यादा होता नहीं है। लेकिन ये सभी एथलीट्स काफी वर्क कर रहे हैं, काफी समय से सभी का ड्रीम होता है कि ओलंपिक्स के अंदर खेल करके मेडल जीतना, और उनका जो एक लाइफ स्पान होता है एथलीट्स का वो बहुत शॉर्ट होता है। तो उनको इस अवसर की तलाश थी और अवसर मिल गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जितने भी एथलीट्स न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से जो खेल रहे हैं वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसका फुल प्रदर्शन करें और एक अच्छे मोमेंट्स हम सबको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम खिलाड़ियों से यहाँ पर बातचीत करी थी। उन्होंने भी कहा था कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, शांत मन के साथ यहाँ पर अपने अपने खेल में उतरे। बिल्कुल, और ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन के जो खेल है वो खेले जाते हैं। क्रिकेट भले ही हो एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हो और काफी पॉपुलर हो भारत के अंदर, लेकिन ओलंपिक स्पोर्ट्स की तुलना नहीं की जा सकती। ओलंपिक जो स्पोर्ट्स होते हैं वही ऐसे मोमेंट्स देते हैं जो कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ करके अपने ड्रीम को चेंज करने के लिए, जो सपनों की दुनिया होती है वहां पर ओलंपिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि हर भारतीय की नजर रहेगी इस बार की भारत कोई मेडल जीते। आपने देखा होगा जब भी भारत कोई गोल्ड मेडल जीता तो सेलिब्रेशन पूरे देश में भरपूर होता है, क्योंकि यही तो स्पिरिट है ओलंपिक्स की, और इसकी स्पिरिट की बराबरी कोई भी अदर जो स्पोर्टिंग जो इवेंट्स होते हैं वो नहीं करते। ऐसा माना जाता है दुनिया के अंदर कि ओलंपिक्स नंबर 1 और फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो इवेंट होता है वो दूसरे नंबर का इवेंट होता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और इसमें यदि भारतीय एथलीट्स कुछ जीतते हैं तो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे और नई जनरेशन जो बच्चे जो देखते हैं मैचेस को वो भी आगे बढ़ करके अपने अपने सपने साकार करने के लिए ज्यादा डिटरमिन्ड होंगे। चलिए देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से ओलंपिक की आज से शुरुआत होने वाली है, कह सकते हैं कि वाकई हर किसी की निगाहें यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों पर टिकी हुई है। जी सही कह रहे हैं प्रीति कि ओलंपिक खेल एक इस तरह का खेल है जो दुनिया भर के हर खिलाड़ी की एक इच्छा होती है कि वह अपने देश को रिप्रेजेंट करे। हर कोई खिलाड़ी यही चाहता है कि ओलंपिक में वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए तिरंगा झंडा वहां पे लहराए। लिहाजा भारत के संदर्भ में देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है और भारत ने ओलंपिक खेलों में जो है अपना एक क्या कहने चाहिए प्रभावशाली उपस्थिति भी दर्ज कराई है। लिहाजा एक जमाना था जब ओलंपिक खेलों में हॉकी भारत के लिए एक ऐसा खेल था कि पूरी दुनिया उसके लिए उमड़ पड़ती थी। लेकिन चलो हॉकी की बात छोड़ो, लेकिन अन्य जो प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसमें एथलीट है, मुक्केबाजी है, तीरंदाजी है या और जो विविध खेल के जो रूप और स्वरूप आज उभर करके सामने आए हैं, हर खिलाड़ी अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करता है और वो चाहता है कि वो जो गोल्ड मेडल
उसके गले में जो पहने हैं तो वो केवल उसके व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा भारतीय खिलाड़ियों में जिस तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, लगता है कि इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी तरफ जब यहाँ से जब खिलाड़ी ओलंपिक की खेलने के लिए जा रहे थे जापान, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे संवाद किया था, एक मॉरल बूस्ट करने के लिए उन्होंने जो है एक जो कहना चाहिए कि आपको उत्साहवर्धन की जो बात होती है तो वो भी थी। तो हमारे लिए किसी भी खेल में, चाहे वह गली मोहल्ले का खेल हो या दुनिया भर का जो रिप्रेजेंट करने वाला ओलंपिक खेल हो, खेल कोई भी हो, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलते हुए जब हम खेलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य होता है वह अंतिम लक्ष्य वही होता है कि वो जो गोल्ड मेडल है वो हमारे गले में आए। तो भारतीय अगर संदर्भ की हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय खिलाड़ियों का मॉरल बूस्ट है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा, चूंकि कोरोना का काल है, कोरोना काल के दौरान जिस तरह की खेल गतिविधियां पिछले 1.5 साल से प्रभावित हुई उसका जरूर असर दिखाई दिया, लेकिन जब जैसे कि परीक्षा में कोई व्यक्ति बैठता है तो पूरी तैयारी के साथ में वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में जाता है। ठीक इसी तरह की जो परिस्थितियां वो खिलाड़ी के साथ में भी होती है कि जब वो खेल के मैदान में उतरेगा तो अपना ऑप्टिमम जो 100% देने की जो ख्वाहिश होती है वो उसको देगा। ठीक है, परिस्थितियां या हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा अच्छा खेलने वाले वहां पे उनके प्रतिद्वंदी मिले, लेकिन आपको ऑप्टिमम देना पड़ता है। लिहाजा हर खिलाड़ी अपनी तरफ से कोई भी कमी जिसकी हम बात करते हैं वो कहीं नहीं दिखाई देती, उनको तो सिर्फ और सिर्फ खेल दिखता है और खेल में प्रतिद्वंदी को किस तरह से हराया जाए यह उसकी एक ख्वाहिश होती है। लिहाजा भारतीय खिलाड़ियों का जो मॉरल बूस्ट है निश्चित रूप से इस बार उम्मीद की जाती है कि ओलंपिक खेल बिल्कुल रमेश जी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई यही एक बड़ी बात यहाँ पर रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम खिलाड़ियों से बातचीत करी, उनकी हौसला अफजाई करी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का साया पूरे विश्व में दिखाई दिया है उसके बाद से खिलाड़ी जो हैं वो भी इस दौरान काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। यही एक बात रही कि पीएम ने खुद उनसे बातचीत करी है और कहा है कि यहाँ पर हड़बड़ाने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तन्मयता और शांति के साथ अपने मैदान में उतरे। के सामने धैर्य और संयम की बात होती है तो खेल में भी ये सारी चीजें होती है। आपका जो कहना चाहिए व्यक्तित्व का जो ऑरा है वो उभर करके सामने आया है। इसमें धर्म क्या कहते धैर्य भी है, संयम भी है, प्रतिस्पर्धी किस तरह का मूवमेंट करेगा उसके ऊपर भी नजर रखनी जरूरी होती है। तो खेल की जो तमाम जो विधाएं हैं उसकी जो कहना चाहिए एक्सपर्टाइज है वह हर खिलाड़ी में होनी जरूरी होती है कि आपका जो प्रतिस्पर्धी है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा आपके। तो सामने वाले के खेल के तौर तरीकों को देखते हुए आपको अपना जो है एक मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए उसको खेलना पड़ता है। वो खेल के मैदान में खिलाड़ी की यही खूबसूरती होती है कि वह अपनी प्रतिस्पर्धा की हर चाल को किस तरह से फेल करे और उसकी आप में क्षमता होनी चाहिए। तो वो क्षमता जो है अब मैं चाहे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, खास करके अगर मैं शारीरिक रूप से अगर बात करूं तो कोरोना काल के दौरान खिलाड़ियों को वो खान पान या वो सुविधाएं नहीं मिली जिसकी एक उम्मीद की जाती है हर खिलाड़ी की, लेकिन मानसिक रूप से वो इतना मजबूत होता है कि खेलों में 2 तरह की चीजें काम आती है, तो शारीरिक रूप से मजबूत होना, दूसरा मानसिक रूप से। तो हमारे खिलाड़ियों की खास बात यही है कि वह हर परिस्थिति में अपने को संतुलित रखते हुए, और कहते हैं कि समत्व योग उच्चते कहते हैं हम, तो समान परिस्थितियों में समान रूप से खेल खेलना भी एक कला है और ये हमारे खिलाड़ियों में अच्छी तरह से आती है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।